अफ्तारी के वक्त मेरी बीवी एक फकीर को रोटी देती तो मेरी माँ उसके साथ बहुत झगड़ा करती कि घर का राशन खत्म हो जाएगा। मैं माँ को समझाता कि एक रोटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सवाब का काम है। मगर माँ ने कहा, तुम्हारी बीवी बदचलन है, इसका फकीर के साथ कोई चक्कर जरूर है। आज अफ्तारी के वक्त बीवी ने उस फकीर को रोटी दी तो मैंने माँ के कहने पर बीवी को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया। मगर मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब मेरी बहन का माह रमजान का महीना लग चुका था, मगर मैं ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से रात 9 बजे ही घर आता था। मैं ऑफिस में ही अफ्तारी कर लेता था। आज जैसे ही घर आया, मेरी माँ और मेरी तलाक याफ्ता बहन मुझ पर बरस पड़े थे। मुनीर, अपनी बीवी पर नजर रखा करो। तुमने मोहब्बत की शादी तो कर ली है, मगर इसको यूं आजाद मत छोड़ो। वो औरत जात है, अब उसकी शादी तुमसे हो गई है तो तुम ही उसके सरपरस्त हो, इसलिए अपनी बीवी की तरफ से इस कदर बेफिक्र मत रहा करो। अम्मी और बाजी की बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए लरस गया था। अम्मी तो अपने कमरे में चली गईं। मैं बाजी से बोला, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बाजी ने सर झुका दिया और बोली, मैं तो बस तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। तुम मर्द हो, लोगों में उठते बैठते हो, तुम्हें तो इल्म होगा ही ना कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मैं बोला, बाजी आप मुझसे पहेलियां मत बुझवाएं, जो सीधी बात है वो करें। क्या मेरी बीवी बदकिरदार है? बाजी कहने लगी, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारी बीवी अजीबो गरीब सी हरकतें करने लगती है। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, कैसी हरकतें? बाजी ने कमरे में पड़ी जाए नमाज की तरफ इशारा किया और बोली, मैं तो सारा दिन अपने कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ती हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं ये देखूं कि कौन क्या कर रहा है। मगर अफ्तारी के वक्त एक फकीर दरवाजे पर आता है और सदा लगाता है कि अल्लाह के नाम पर एक रोटी का सवाल है। तब तुम्हारी बीवी भागकर उसे रोटी दे आती है और ये बात अम्मी को बेहद नापसंद है। मुझे बाजी की बात बड़ी अजीब सी लगी थी। मैं महीने का 2 लाख कमाता था, घर में किसी शय की कमी नहीं थी, फिर फकीर को रोटी देना तो सवाब का काम था। फिर बाजी कहने लगी कि इसके अलावा भी तुम्हारी बीवी सारा दिन कमरे में टिक कर नहीं बैठती, तुम उसे खुद ही समझा दो। मैंने सर हिला दिया और बोला, आप बेफिक्र रहें। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया था। मेरी बीवी सानिया ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया था और फिर वो अपनी बातों में मशगूल हो गई थी। सानिया बहुत ही बातूनी लड़की थी। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं होता था। मैं हमेशा उसकी बातों को एंजॉय करता था। लेकिन आज मैं चुपचाप बैठा तो सानिया कहने लगी, क्या हुआ है आपको? कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। सानिया बोली, अच्छा मैं समझ गई हूँ, आज आप बाजी के कमरे में गए थे। यकीनन उन्होंने और अम्मा जी ने जरूर कोई उल्टी सीधी बात बोल दी होगी। मगर मुनीर, यकीन जाने आपके ऑफिस के जाने के बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करती। अब आप ही बताएं कि क्या किसी फकीर को रोटी देना गलत है? माह रमजान का महीना है और फकीर अफ्तारी के वक्त हमारे घर आता है। क्या हम एक इंसान का रोजा भी अफ्तार नहीं करवा सकते? वो आगे ना जाने क्या कुछ बोलती जा रही थी। तब मैं बोला, मेरी बात सुनो, मुझे बाजी ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये बताओ कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती? मैं सानिया की बात सुनकर चौंक गया था, मगर अपना लहजा नॉर्मल रखा था ताकि वो मुझसे कुछ ना छुपाए। उसके चेहरे पर कई रंग आ रहे थे और कई रंग जा रहे थे। वो कहने लगी, मुनीर आप बिना बाल की खाल उधेड़ देते हैं। दरअसल मैं कमरे में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। आपका घर इतना बड़ा है, कभी मैं बाहर बगीचे में चली जाती हूँ तो कभी छत पर चली जाती हूँ। आपकी बहन सारा दिन कमरे में होती हैं, अफ्तारी के वक्त ही बाहर आती हैं, और आपकी माँ तो हर वक्त मुझ पर गुस्सा होती हैं। बताएं मैं किसके पास जाऊं? मैं घर के बाहर तो नहीं जाती ना, जो वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सानिया की बात भी बिल्कुल ठीक थी। मैं बोला, अब मुझे सोने दो, मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं चुपचाप लेट गया था, मगर मेरे अंदर घंटियां बजने लगी थी। ये ऐन मुमकिन था कि सानिया जो कुछ कह रही थी वो सच होता, पर उस पर यकीन भी तो नहीं किया जा सकता था। अब मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया था। मुझे यकीन था कि जब तक ये हकीकत मुझ पर खुल नहीं जाती कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में क्या करती है, मुझे सुकून आने वाला नहीं था। मेरा और सानिया का रिश्ता भी यूं कमजोर हो जाना था।
اسی لیے میں نے خود کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صبح آفس نہیں جاؤں گا اور سارا دن اپنی بیوی پر نظر رکھوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں سو گیا تھا۔ سحری کے وقت میں اٹھا اور سحری کرنے کے بعد نماز پڑھی اور پھر قرآن مجید پڑھنے کے بعد میں سو گیا تھا۔ صبح 9 بجے میری آنکھ ثانیہ کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ بولی آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ میں بولا ثانیہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں آفس نہیں جا سکتا، تم مجھے تنگ مت کرو اور سونے دو۔ مجھے امید تھی کہ میری بات سن کر ثانیہ میرے سر سے ٹل جائے گی، مگر یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ میرا کاندھا ہلا کر بولی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی سحری کے وقت تک تو آپ اچھے بھلے تھے، یہ بچوں کی طرح آفس نہ جانے کے لیے بہانے کیوں کر رہے ہیں؟ جلدی سے اٹھ جائیں، میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ ثانیہ کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے ثانیہ کی حرکتیں مزید شک میں ڈال رہی تھی۔ وہ مجھے آفس کیوں بھیجنا چاہ رہی تھی؟ میں بولا ثانیہ ویسے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم میرے لیے کپڑے الماری سے نکال دو، پھر میں تیاری کرتا ہوں۔ ثانیہ چپ ہوئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا اور تب امی کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ جب میں نے امی کو بتایا تھا کہ میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو امی کہنے لگی بیٹا وہ غریب گھر کی لڑکی ہے، میں غریب کو برا نہیں کہتی، مگر تمہاری بیوی تمہیں وہ پیار اور مقام نہیں دے گی جس کے تم حقدار ہو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ مجھے آفس کیوں بھیج رہی ہے۔ میں نے ثانیہ کا راز جاننے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ آفس تو میں نے جانا نہیں تھا، اس لیے میں محلے سے دور نکل گیا تھا۔ میں شام تک ایک دوست کے پاس بیٹھا رہا تاکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ افطاری کے وقت میں نے سوچا گھر چلا جاتا ہوں، آج اس فقیر کو بھی دیکھ لوں گا جس کی وجہ سے میرے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں گھر کے قریب پہنچا تو افطاری کا وقت ہو گیا تھا اور وہی فقیر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میری بیوی باہر نکلی اور اس نے فقیر کو روٹی تھما دی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی مکالمہ بھی ہوا تھا مگر میں سن نہیں پایا۔ فقیر نے روٹی تھامی اور دوسرے گھر کی جانب جانے لگا تو میں جلدی سے اٹھا اور تیز تیز چلتا ہوا فقیر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بولا یہ کیا ہے؟ تب فقیر کہنے لگا اس گھر کی عورت مجھے ہر روز کھانا دیتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس سے کیا بولوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فقیر کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا میری ایک بات یاد رکھنا، اس عورت پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فقیر کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا حد ہو گئی ہے، احسان فراموشی کی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ اس گھر کی عورت تمہیں روز کھانا دیتی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس پر عذاب آئے گا۔ وہ فقیر بولا تمہیں ابھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد سب کچھ جان لو گے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا جبکہ میں اسے روکتا ہی رہ گیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بڑا الجھ گیا تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی ہی سامنے آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی آج آپ افطاری کے وقت کیسے آ گئے؟ پہلے تو آپ رات 9 بجے آتے تھے۔ میں بولا میری طبیعت بگڑ گئی تھی اسی لیے گھر آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کپڑے چینج کر لیں پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے، بس کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے یہ بتاؤ یہ دروازے پر کون تھا؟ میری بات پر اچانک سے ثانیہ کے چہرے کی رنگت سرد پڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی وہ فقیر تھا، اسی فقیر کو تو میں روزانہ روٹی دیتی ہوں جس کی وجہ سے آپ کی امی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ اس کو بھوک لگی تھی تو میں نے روٹی دے دی، اس نے آپ کو دعا دی اور چلا گیا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا ٹھیک ہے، اس نے مجھے دعا دی اور تمہیں کیا دیا؟ اس کی بد دعا کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ ثانیہ بولی اس نے مجھے بھی دعا دی ہے۔ جب ایک فقیر افطاری کے وقت میرے گھر کے سامنے آ کر یہ صدا بلند کرتا ہے کہ کھانا دے دو، میں بھوکا ہوں، میں نے روزہ افطار کرنا ہے، تب میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ منیر اللہ کا دیا ہوا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، کیا ہوا کہ اگر میں اسے ایک وقت کی روٹی دے دیتی ہوں؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم امیر لوگ ہی غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ منیر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اماں جی ایک کفایت شعار عورت ہیں، وہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کا حساب رکھتی ہیں،
बस इसीलिए उनसे छुप छुपा कर फकीर को रोटी दे देती हूँ। मुझे यही डर है कि अगर उन्होंने कभी मुझे ये नेकी करते हुए देख लिया तो वो मुझे रोक देंगी। सानिया की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, इसलिए वो मुझसे हाथ छुड़वाकर कमरे से बाहर चली गई। जबकि मैं अफसुर्दा हो गया था। सानिया की उदासी मुझे हमेशा ही परेशान कर देती थी। वो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने बिला वजह ही सानिया से पूछ-पूछ की। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हो रही थी, मगर तभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि वो फकीर मेरी बेगम के हाथ से खाना ले जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बद्दुआ करता है। इसके पीछे क्या माजरा है? मैंने सर झटक दिया और सोचा कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, ना शुक्रे। रोजा अफ्तार हो चुका था। मैंने थोड़ा सा खाना खाया और नमाज पढ़ने के बाद अपने घर की छत पर चला गया और इन्हीं बातों को सोच रहा था। आखिर अम्मी फकीर को रोटी क्यों नहीं देने देती? इस बात पर इतना झगड़ा क्यों करती हैं? अचानक उसी वक्त मुझे बाजी की आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उनकी जानिब देखकर मुस्कुराया और बोला, बस वैसे ही बैठा मौसम को एंजॉय कर रहा था। बाजी कहने लगी, सानिया तो बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इतनी फिक्र हुई कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई। मैं बोला, बाजी पहले बोझल सी महसूस कर रहा था, मगर अब मैं ठीक हूँ। आपको पता है, ऑफिस में काम ज्यादा होता है। बस कभी कभार ऐसे हो जाता है। मर्द जात भी अल्लाह ने अजीब ही बनाई है। एक मर्द अपनी औरत की जरूरतें पूरी करने के लिए सारा सारा दिन काम करता है, मगर वो औरत अपने मर्द को वफा नहीं दे पाती। बाजी की बातें सुनकर मैं चौंक गया था। मैं बोला, बाजी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बाजी कहने लगी, मैंने तो अपनी जिंदगी के तजुर्बे से यही सीखा है कि कभी भी किसी औरत की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। औरत के पास सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू होते हैं। वो चंद आंसू बहाकर किसी भी मर्द को अपने पीछे लगा लेती है। बाजी की ऐसी बातें सुनकर मुझे फिक्र होने लगी थी। मैं बोला, बाजी आप मुझसे पहेलियां मत बुझवाएं, जो बात है बता दें। तब बाजी कहने लगी, मेरी एक दोस्त थी, उसने एक लड़के से मोहब्बत की शादी की। फिर 4 माह गुजरे तो उसे अपने मोहल्ले में एक दूसरा लड़का पसंद आ गया। फिर उसने अपने शोहर से तलाक ले ली। बाजी की बातें सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैं बोला, बाजी जरूरी नहीं है कि हर लड़की किरदार की एक जैसी हो। बाजी कहने लगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम मुझे ही देख लो। मेरी तलाक होने के बाद मैंने दीन को ही अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाया हुआ है। मैं चुप बैठा रहा। बाजी ने मेरे सर पर दम किया और उठकर नीचे चली गई थी। जबकि मैं गहरी सोचों में खोया हुआ था। मैंने सानिया को बता दिया था, तबीयत खराब है, और अब छत पर आए हुए मुझे दिन से रात हो गई थी, मगर उससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। उसने तो मुझसे खाने का भी नहीं पूछा था। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, मुझ पर जान छिड़कती थी। न जाने अब उसको क्या हो गया था। ये बात मेरे जहन में आई तो मुझे अपनी बीवी पर शक हो गया था। मैं जल्दी से उठकर नीचे आ गया था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। बाजी और अम्मी इशा की नमाज पढ़ने में मसरूफ थी, मगर सानिया कहाँ थी? मैं अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो मुझे स्टोर रूम से सानिया की आवाज सुनाई दी थी। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि उस फकीर ने तो मेरा जीना दोभर किया हुआ है। ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सानिया की बातें सुनकर तो गोया मुझ पर कयामत बीत गई थी। मैं जूं का त्यों खड़ा रह गया था। और तभी सानिया की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी थी। वो बोली, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, लगता है कोई आ गया है। इससे पहले कि वो स्टोर रूम से बाहर निकलती, मैं वहाँ से हट गया था। मुझे इल्म था कि अगर सानिया मुझे यहाँ पर खड़ा देख लेती तो वो मुझे अपनी सफाइयाँ देने लगती, जबकि मैं उस वक्त किसी किस्म की सफाई नहीं सुनना चाहता था। मुझे इस बात का पता चल गया था कि सानिया मुझे धोखा दे रही है। मेरी आंखें नम हो चुकी थी और तभी सानिया कमरे का दरवाजा खोलकर सामने आ गई थी। वो कहने लगी, अब आपकी तबीयत कैसी है? उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैंने उसका हाथ झटक दिया था। मैं बोला, तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल आ गया? बड़ी बात है कि तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है। छत पर आकर नहीं पूछ सकती थी कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। मेरी बात सुनकर वो कांप उठी थी। वो बोली, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, बल्कि मेरी जिंदगी भी आपको लग जाए।
खुदारा, आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करें। मुझे इल्म था कि आप छत पर हैं। मैंने सोचा कि शायद आप तन्हा वक्त गुजारना चाहते हैं, इसलिए मैं ऊपर नहीं आई। और फिर नीचे भी तो आपकी अम्मी मुझे बातें सुना रही थी। मैं क्या करूं? मुझे बताएं। आज मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा था। मैं उसकी किसी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं बोला, मुझे बताओ, नीचे तुम कौन से पहाड़ तोड़ रही थी? हमारे घर में फर्दे कितने हैं? मुलाजमा घर की सफाई कर जाती है। फिर तुम किन कामों में फंसी हुई होती हो जो तुम्हें बीमार शोहर की याद तक नहीं आई, उसकी फिक्र भी नहीं हुई। सानिया बोली, मुनीर, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। मैं आपके लिए परेशान थी, मगर आपका सोच कर ही ऊपर नहीं आई। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मोहब्बत के लिए ही कर रही हूँ। वो इतना कहकर चली गई थी, जबकि मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। सानिया किस मोहब्बत का जिक्र कर रही थी? कहीं वो उस फकीर से तो मोहब्बत नहीं करने लगी थी? मैं और सानिया एक ही मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ले में हमारे साथ 2-3 घर और भी ऐसे थे जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, मगर सानिया हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। उनके घर में फाकों की नौबत रहती थी। उसके अब्बू काम करते थे और अम्मी सारा सारा दिन सिलाई करती थी, मगर फिर भी उनके घर में पूरी नहीं पड़ती थी, क्योंकि घर में खाने वाले अफराद ज्यादा थे। उन्हीं दिनों में सानिया की बड़ी बहन किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी। अब ये खबर मोहल्ले में फैली तो सब लोग सानिया के वालिद यानी जुबैर अंकल के लिए परेशान हुए थे कि उनकी इज्जत तो खाक में मिल गई है। अब तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जुबैर अंकल तो अब और भी सर उठाकर चलते थे। किसी ने उनकी बेटी का जिक्र किया तो वो कहने लगे, अच्छा ही हुआ मेरी बेटी भाग गई है। मैं गरीब बंदा उसकी शादी के खर्चे कैसे उठा सकता था, और अब घर में खाने वाला एक फर्द कम हो गया है। ये बातें आज मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। कुछ वक्त गुजरा तो सानिया मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगी थी। फिर वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। वो बड़ी मासूम सी थी। वो उम्र में भी मुझसे 4 साल छोटी थी, मगर मैं क्या करता, मेरा दिल उस पर आ गया था। खैर, फिर मेरी मुलाजमत शुरू हुई तो मुझे घर भी मिल गया और हमने घर बदल लिया। मैं अब भी सानिया के साथ राब्ते में था। सानिया भी मुझे पसंद करती थी। एक रोज मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरी शादी कर दें। वो कहने लगी कि मैंने खानदान में तुम्हारे लिए एक लड़की देखी हुई है, मैं बात करती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं सानिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। अम्मी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम एक ऐसे घर की लड़की ब्याह कर कैसे ला सकते हो जिसकी बहन घर से भाग गई हो और बाप को कोई फिक्र ही ना हो। इन लोगों को तो इज्जत की नहीं होती। वो तुम्हारी बीवी बनकर भी आ जाएगी, तब भी वो तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं होगी। तुम उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। मगर मैंने कहा, मैं तो उससे शादी करके ही रहूंगा। खैर, अम्मी ने मेरी जिद के आगे हार मान ली थी और मेरी शादी सानिया से कर दी थी। सानिया अम्मी का ख्याल रखती थी और बाजी की भी बहुत इज्जत करती थी। मुझ पर तो वो जान निछावर करती थी। फिर अचानक से घर का माहौल खराब होने लगा था। अम्मी और मेरी बहन के दिल में सानिया के लिए बदगुमानी आ गई थी। मैं घर के इन्हीं झगड़ों से तंग आ गया था। एक दिन मैं मोहल्ले से गुजर रहा था तो एक बुजुर्ग से आमना सामना हो गया। उनको सलाम किया तो वो कहने लगे, बेटा मुनीर, अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। दरअसल बात ये है कि मैंने एक फकीर को तुम्हारे दरवाजे पर अक्सर बैठे हुए देखा था। बेटा, नेकी करना अच्छी बात है, मगर ऐसे लड़के चोर भी निकल आते हैं। वो लड़का शक्लो सूरत से फकीर नहीं लगता, इतना प्यारा लड़का है, लगता है किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है। मैंने कहा, ये ठीक है, मैं आज के बाद ध्यान रखूंगा। मैं अपने घर गया तो मैंने अजीब मंजर देखा था। सानिया मेरी बाजी के साथ लड़ रही थी। वो कह रही थी कि आपने मेरा जीना क्यों हराम किया हुआ है। आपकी वजह से मेरा शोहर मुझ पर शक करने लगा है। आप अपना घर तो बसा नहीं सकी, अब मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं। सानिया मेरी बहन पर बरस रही थी, उसे ताने पर ताने दे रही थी। ये बात सुनकर तो मैं तड़प गया था। मैं आगे बढ़ा और मैंने सानिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं गुस्से से कांप रहा था। मैंने सानिया को कहा कि वो मेरे घर से निकल जाए, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मुझे सानिया से नफरत हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे
اور تب میں نے سوچا کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ ثانیہ فقیر کے ساتھ کیا باتیں کرتی ہے۔ میں نے فقیر کا بھیس بنایا اور اپنے ہی گھر کے دروازے کے سامنے جا کر بیل بجانے لگا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ میرے سامنے روتی ہوئی ثانیہ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تمہاری وجہ سے میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ آج مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ اسے شک ہو گیا تھا کہ تمہارے اور میرے بیچ کچھ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہارا اس کی طلاق یافتہ بہن سے چکر چل رہا ہے اور تم اسے گھر سے بھگا کر لے جانا چاہتے ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کتنی بار کہا ہے تم سیدھے طریقے سے اپنی امی کو بھیج کر میری نند کا رشتہ مانگ لو، مگر تم کہتے ہو کہ منیر اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ دیکھو میں اس طرح سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں ساری بات اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہونے لگا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری نند بھی تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنا چاہتی ہے۔ میں تمہیں بہانے سے روٹی دیتی ہوں اور اسی وجہ سے میری نند مجھے میرے شوہر کے آگے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے، کیونکہ تم دونوں کے راستے میں دیوار جو بنی ہوئی ہوں۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم سیدھے طریقے سے میری نند کو بیاہ کر لے جاؤ۔ اگر تم اس طرح سے میری نند کو گھر سے بھگا کر لے گئے تو میرا شوہر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ میں گھر سے جاتے وقت ساری حقیقت اسے بتا کر جاؤں گی۔ بہتر ہے کہ اب تم یہاں نہ آنا، ورنہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا۔ یہ کہہ کر ثانیہ نے دروازہ بند کر دیا تھا اور میرا ندامت کے مارے ڈوب مرنے کو دل کر رہا تھا۔ میں ایسی عورت کو چھوڑنے والا تھا جو میری عزت کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کرنے جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا میری بہن ایک ضدی عورت تھی، اس نے آج نہیں تو کل اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جانا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو بلوا کر اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا تھا اور اپنی بیوی سے معافی مانگ کر اسے پھر سے اپنا لیا تھا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔